नमस्कार साथियों, आज हम लोग का एसएसटी का चैप्टर है और ये एसएसटी में भूगोल हम लोग पढ़ेंगे। भूगोल का पहला नंबर चैप्टर है, ठीक है। संसाधन है विकास। दोस्तों, हम लोग संसाधन का उपयोग करके किस तरह से अपना विकास करते हैं, किस तरह से देश का विकास करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विकास करते हैं, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? संसाधन की परिभाषा। सबसे जरूरी क्या है दोस्तों, हमें जानना संसाधन की परिभाषा। लिखा है पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को करने में, मतलब पूरा करने में प्रस्तुत की जा सकती है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पूरा करने में प्रस्तुत की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन की परिभाषा क्या हो जाएगा? पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में, पूरा कर सकती है, उसको क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु, एक मिनट, टीमा शुरू हो गई है। चलिए ठीक है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु जो हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। अच्छा दोस्तों, आइए यहाँ पे हम लोगों ने संसाधन का छोटा सा मैप लिया है, दिखाते हैं। देख रहे हैं आप लोग मैप? सेलेक्ट, ठीक है। क्या है? ये सब हमारे संसाधन है। प्राकृतिक वातावरण हमारे संसाधन है। ये दिया है जो हम लोग पवन चक्की बोलते हैं, ये संसाधन है। और पर्यावरण में उपलब्ध सारी वस्तुएं हमारे विकास के लिए संसाधन है। पर्यावरण की वस्तुओं से मतलब होता है जिसको हम लोगों ने नहीं, किसी ऊपर वाले ने इसको निर्मित किया है। आगे पढ़ेंगे निर्जीव और सजीव के बारे में भी, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पर्यावरण का उपयोग करेंगे हम लोग और अपना विकास करेंगे। पर्यावरण से मतलब क्या होता है? जैसे संसाधन का विकास से मतलब क्या होता है? हम लोग खाने की वस्तुएं उपयोग करते हैं या बनाते हैं, तो ये संसाधन की ही देन है। पहले क्या था? छोटे छोटे मतलब बैल से लोग उपयोग करते थे खेती का। संसाधन के वजह से लोगों ने विकास का रास्ता चुना और क्या आज ट्रैक्टर हो गए हैं। ट्रैक्टर के बाद से आज बहुत सारे, मतलब नाम ज़्यादा हैं, नाना प्रकार की वस्तुएं हो गई हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे लिखा है संसाधनों का वर्गीकरण। दोस्तों, हम लोग संसाधन का वर्गीकरण कर सकते हैं। उसको चार पार्ट में बांट के और इसके विकास के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। यह है हमारा हेडिंग, संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक। पहला है उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव। क्या दिया है? उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव, मतलब जैव जिसमें जीव रहते हैं और अजैव वह जो जहाँ पे जीव लोग नहीं रहते हैं। तो इसमें उत्पत्ति के आधार पे दो तरह से, जहाँ पे जीव भी रहते हैं, जहाँ पे जीव नहीं रहते हैं, उसको दो प्रकार से बांटा गया है। आगे है समापत्ति के आधार पे नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण से मतलब है जैसे हम लोग पानी का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करेंगे, सोलर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, तो ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन में पानी के बाद से हो जाएगा सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी मुख्य रूप से दो गो है। ये पानी का उपयोग करते हैं, पानी नवीकरणीय संसाधन है। पानी का हम लोग दुरुपयोग करेंगे, फिर से वाष्प बन के ऊपर जाएगा, फिर बादल बन के बरसेगा, तो ये क्या हो गया? नवीकरणीय हो गया। अनवीकरणीय से क्या मतलब हो जाएगा? अनवीकरणीय में हो जाएगा कोयला, अनवीकरणीय में हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम आदि वस्तुएं हो जाएंगी जो नवीकरणीय नहीं है। कोयला का एक बार हम लोग दोहन कर देते हैं तो दोबारा कोयला उत्पन्न नहीं होता है, या फिर हम उसको उत्पन्न होता है लेकिन दोबारा हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम का एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे है स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत, सामुदायिक व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तित्व यानी व्यक्ति के आधार पर बांट दिया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक। जैसे हमारा खुद के समुदाय के आधार पर इसको बांटा गया है, ठीक है। मतलब व्यक्ति किस तरह से रहते हैं, एक थोड़ा जैसे हम लोग बांध सकते हैं, कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। तो क्या किया गया? व्यक्तिगत में ना समुदाय में बांट दिया गया है सारे लोग को। कोई किसी जाति का है, कोई किसी धर्म का है, मतलब इस तरह से बांट दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय, जैसे हमारे देश में भी बांटा गया है राज्यों के आधार पर कहीं कहीं बांटा गया है।
क्या बोलते हैं इसको, जनजातीय, जातीय, फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब में सबको ही बांट दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय में भी बांटा गया है कि कौन देश कितना शक्तिशाली है, किसकी सीमाएं कितनी होंगी, कौन कितने नॉटिकल मील से रहेगा। इधर भारत का सीमा है तो 200 नॉटिकल माइल तक क्या कर सकता है भारत, अपना जो भी संसाधन है उसका उपयोग कर सकता है। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय है, तो स्वामित्व के आधार पे इसको भी बांट दिया गया है। आप लोग देखिएगा भारत का जो मैप होता है ना, उसमें श्रीलंका जरूर आता है। वजह होता है कि 200 नॉटिकल माइल के अंदर ही श्रीलंका आ जाता है, इसलिए श्रीलंका भारत के मैप में हमेशा रहेगा। भारत का ऐसा कोई मैप नहीं होगा जिसमें श्रीलंका ना हो और श्रीलंका के ना होने के बाद भी भारत का मैप पूरा होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप लोग बोलेंगे कि जो है ऊपरा है सब, इन लोग का भी तो यहाँ पे बांग्लादेश है, इन लोग का भी तो नॉटिकल माइल से नहीं, ये लोग लैंड लॉक है, ये नॉटिकल माइल है, मतलब समुद्री इलाका से है। तो ऐसे क्या होगा, इसमें हम लोग जरूर श्रीलंका को दिखाते ही दिखाते हैं। आगे है, आगे दिया है विकास के स्तर। विकास के स्तर कितने होते हैं? विकसित भंडार और संचित कोष, मतलब कुछ ऐसे स्थान, भंडार मतलब हो गया ना गृह, जहाँ पे विकसित हम लोग बढ़ रहे हैं ना, तो विकास की ओर बढ़ने के लिए कुछ चीजें की जरूरत पड़ती है, तो इसका भंडारण हम लोग पहले से कर लेते हैं। ठीक है, आगे लिखा है संचित कोष। कोष मतलब ना संचित मतलब उसमें पैसे रखने की व्यवस्था होती है, एक ऐसा कोष जहाँ पे बहुत सारे पैसे या उससे रिलेटेड जो भी सामान होता है उसके लिए क्या किया जा सके, कोष एक बनाया गया है कि उसमें से निकाल के हमें इतना पैसा खर्च करना है। जैसे हम लोग बजट को ध्यान दे लेते हैं, भारत में एक बजट चलता है, बजट सत्र भी चलता है, और उस बजट में स्पष्ट मेंशन किया होता है कि इस राज्य को इतना पैसा देना है। ठीक है, आगे है संसाधन नियोजन और विकास। ठीक है, संसाधन का हम लोग नियोजन करके कैसे विकास कर सकते हैं, संसाधन नियोजन की आवश्यकता, उसके बाद से भारत में संसाधन नियोजन और सतत पोषणीय विकास। संसाधन नियोजन मतलब संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मान लीजिए हमको खर्चा करना है 5 रुपये, हमने वहाँ पे खर्चा करना शुरू कर दिया 4 रुपये, फिर हमारे पास 1 रुपये बचेगा और 1 रुपये से हम लोग अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा मान लीजिए, फिर ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें खर्चा करना है 100 रुपया, हम लोग प्लस करने लगे कि नहीं 101 रुपया खर्चा करना है, 1 रुपये माइनस में जाने लगेंगे। इसके लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है कि संसाधन को नियोजित करके आगे बढ़ना है। भारत में संसाधन नियोजन, भारत में भी तो संसाधन नियोजन होगा, एक लिमिट होगा कि आपको 5 करोड़ दे रहे हैं पानी का टंकी बनवा दीजिए, 10 करोड़ दे रहे हैं या 1000 करोड़ दे रहे हैं गाँव के रोड बनवा दीजिए, तो इसका भी तो एक नियोजन होगा, अस्थायी रूप से इसकी व्यवस्था की गई होगी। सतत पोषणीय में विकास, सतत पोषणीय मतलब लगातार विकास करने के लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है। सतत मतलब हो गया लगातार, पोषणीय विकास मतलब सबको पोषण के हिसाब से आगे लेके चलना है, विकास के रास्ते पे लेके चलना है। आगे है भूमि संसाधन, मतलब क्या हो गया, भूमि पे जो हम लोग संसाधन जिसका उपयोग करते हैं उसके बारे में दिया गया है। भूमि संसाधन में लिखा गया है भूमि उपयोग पैटर्न। क्या लिखा गया है? भूमि उपयोग पैटर्न। अच्छा, भूमि उपयोग पैटर्न में क्या क्या हो जाएगा? भूमि उपयोग पैटर्न मतलब भारत में भूमि का उपयोग क्या हो जाएगा, भारत में भूमि का उपयोग हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। लिखा है भूमि संसाधन मतलब भूमि पे हम लोग जो संसाधन उपयोग करते हैं उसके बारे में लिखा है, लिखा भूमि पैटर्न। भूमि, भारत में भूमि को कितने प्रकार से उपयोग किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं भारत में कितने प्रकार की भूमि का उपयोग हम लोग करते हैं। एक वन होता है, एक कृषि करने वाला होता है और एक बंजर होता है। वन में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर इत्यादि रहते हैं, फल मूल कलियां उससे निकलती है, जड़ी बूटियां निकलती हैं जिससे हम लोग अपने पूरे जीवन में लाइफ में उपयोग करते हैं। आगे है कृषि। कृषि का तो हम लोग के पूरे लाइफ में बहुत काम है, कृषि के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो एक ऐसी भूमि, उस भूमि को मुख्य रूप से बोलते हैं जलोढ़ भूमि, जिसमें कृषि की जाती है, अच्छी फसलें उगती हैं। कौन सी भूमि होती है? जलोढ़ भूमि, जिस पे हम लोग फिलहाल में हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, ये राज्य मुख्य रूप से किस में आएंगे? ये जलोढ़ भूमि में आएंगे, जिसमें कृषि करने योग्य भूमि है। अब कुछ कुछ जगह भूमि बंजर है। क्या है? बंजर है, मतलब वो किसी काम का नहीं है, वहाँ पे फसल बढ़िया से नहीं उग पाता है, वहाँ पे गाय के पशुओं के चारे के लिए व्यवस्था नहीं है, फिर वहाँ पे कोई काम नहीं कर पाते हम लोग, तो बंजर है इत्यादि। और भी भूमियाँ हैं भारत में। ठीक, आगे लिखा है भूनिम्नीकरण। क्या होता है? भूनिम्नीकरण मतलब भूमि कितनी अच्छी है इसके बारे में बताया जाता है या पता लगाया जाता है कि हाँ कौन सी काली मिट्टी है तो कपास के लिए है, जलोढ़ मिट्टी है तो कृषि करने के लिए है। इन सब के बारे में लिखा है। भूमि की गुणवत्ता में कमी। क्या है? भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है क्या करने से? मतलब ज़्यादा हम लोग उसका दोहन करेंगे तो भूमि की गुणवत्ता में कमी आएगी, वनों की कटाई करेंगे तो भूमि की गुणवत्ता में कमी आएगी। मान लीजिए एज ए एग्जाम्पल लेते हैं हम, भाई पहाड़ है, ठीक, अब यहाँ पे जो भूमि होगी
वो उतनी अच्छी तो होगी नहीं, इस पर खेती करना बहुत मुश्किल है, तो इस पर झाड़ पत्तियाँ ये सब पेड़ छोटे छोटे उग जाते हैं। ठीक, लिखा है इसके कारण भूमि गुणवत्ता में कमी। इसके कारण, किस कारण से भूमि की गुणवत्ता कम होती है? वनों की कटाई। मुख्य क्या है? वनों की कटाई। अंधाधुन वन कटाया जा रहा है, काटा जा रहा है अंधाधुन, इसका लिमिट ही नहीं है। और हम लोग, ऊपर वाले ने बना के भेजा मानव, हम लोग बन गए दानव। पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं अगर किसी से डरते हैं तो हम ही लोगों से डरते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहुबली हैं, ताकतवर, ऐसा कुछ नहीं है। जानवरों से मुकाबला हो हम लोग को तो हम लोग हार जाएंगे निहत्थे थे, क्योंकि हाथी से विशाल, मतलब अनेकों जो जीव हैं, बहुत शेर हो गए, चीता हो गए, बाघ हो गए, अभी कुत्ता से ही वो हाथ से मुकाबला तो हम लोग हार जाएंगे। वजह क्या है? क्योंकि हम लोगों से इन सबको डर है। तो ऊपर वाले ने इतना प्यार से बना के भेजा कि मानव भेज रहे हैं हम, लेकिन हम लोग मानव के नाम पे दानव निकल गए। क्या करते हैं? वनों की कटाई करते हैं अंधाधुन। अच्छा, वनों की कटाई का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है हम लोग का जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, उसके बाद से है विकास। क्या है? अभी हमने चैप्टर का नाम ही था विकास। क्या करते हैं? जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो हम लोग कुछ करेंगे ना, तो काटने के लिए सिर्फ पेड़े मिलते हैं, पेड़ को काट के घर बनाएंगे, कृषि करने योग्य भूमि तैयार करेंगे। तो वनों की कटाई, इसमें क्या है? जनसंख्या वृद्धि मुख्य कारण है। कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। वृद्धि, वनों को काटने के बाद से क्या होता है? विकास होता है। क्यों हुआ ना? आवाज तो नहीं, चप्पल कर। आगे लिखा है पशु अतिचारण। कहने का मतलब है कि पशु जो चारा खाते हैं वो भी नुकसान कर देता है। पशुओं का जो चारा है वो भी नुकसान कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि किसकी भूमि की गुणवत्ता का नुकसान करता, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। वजह क्या है? मान लीजिए हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का खेत हो गया, इसके ऊपर छोटी छोटी फसलें उगी हैं, या फिर कुछ और जैसे घास फूस उगा है। अब पशु आएंगे तो खाएंगे, घास फूस खा के ही पशु रहते हैं। हम लोग का जो दिनचर्या है, हम लोग अनाज खाते हैं, लेकिन पशु घास फूस ही खाते हैं। अब पशु इस पे आते हैं। ठीक है, जब पशु आएंगे इसको खाएंगे। मान लीजिए ये ढलान की भूमि है। क्या है? ढलान की भूमि। अब इस पे से जब पानी निकलेगा तो इधर दहाएगा ना, मतलब इसको नुकसान पहुंचाएगा ना। पूरा जो भी उर्वरक पार्ट है इसको दहा के लेके नदी में, समुद्र में चला जाता है। तो भूमि की जो ऊपर की जो लेयरें होती हैं एकदम पतली होती है, कृषि करने योग्य, लगभग 1 से 1.5 फुट काफी है, उसको ही दहा के लेके चला जाएगा, उसको ही नदी और नाले में ले जाके दफन कर देगा। तो बताइए कैसे, मतलब क्या होगा? ये भूमि का जो गुणवत्ता है उसमें कमी आएगी कि नहीं आएगी? बस मुख्य कारण क्या होता है? पशुचारण एगो हो गया, वनों की कटाई हो गया। जब वन कटेंगे तो वहाँ की जो मिट्टी है वो दहेगी, दह के जाके समुद्र में चली जाती है, नदी नालों में चली जाती है, तो क्या हो जाता है? गुणवत्ता में कमी आ जाती है। और लिखा है ना आचारण, मतलब ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, और इसमें भी अनेकों कारण हो सकते हैं। ठीक, आगे है मृदा संसाधन। मृदा यानी भूमि को हम लोग किस तरह से संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और कितने प्रकार की भूमियां होती हैं इसके बारे में भी दिया है। क्या है? मृदा संसाधन। हम लोग का संसाधन तो मुख्य मृदा ही है। आगे लिखा है मृदा निर्माण के कारण, मतलब मृदा निर्मित कैसे होती है इसके कारण में बताया गया। चट्टान, जलवायु, वनस्पति। मृदा किससे निर्मित होती है? चट्टानों से होती है, जलवायु से जिसमें हम लोग रहते हैं, और वनस्पति से होती है। क्या होती है मृदा का निर्माण? चट्टानों से, जो चट्टाने से मिट्टी आती है उस मृदा का निर्माण करती है। अच्छा वाला, मतलब खेती करने योग्य मिट्टी। देखिएगा कभी भी जब ये पर्वत है ना, इस पर्वत के नीचे जितनी भी भूमि होगी वो कृषि करने के लिए एकदम से उपयोगी होगी, क्योंकि पर्वत द्वारा काट के लाई गई जो मिट्टी होती है एकदम से उपयोगी होती है। इसमें अनेकों जड़ी बूटियां पाई जाती है। जैसे आप लोग ध्यान दिए होंगे, गंगा एक नदी है, यूपी की और भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा। यहाँ से उत्तर प्रदेश से निकलते हुए बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसके इलाके में जो भी राज्य पड़ते हैं, जो भी शहर पड़ते हैं, काफी उपजाऊ है, काफी विकसित है। और इसमें एक खास बात है कि इसके पानी में ना कभी बैक्टीरिया लगती ही नहीं है। एक बार ला के रखिए, पूरा जीवन देखिएगा, उसमें कीटाणु नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं? इसका कारण होता है बैक्टीरियोफाज। क्या कारण होता है? बैक्टीरियोफाज। क्या कारण होता है? बैक्टीरियोफाज नामक ना एक कीटनाशक उसमें तो मिल के पहले से आता है। ऐसा नहीं कि भगवान मिला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने बताया कि पहाड़ों के ऊपर से जड़ी बूटियों का पौधा अधिकतर होता है, तो उनके जड़ी बूटियों के पौधे पत्तियों के सड़ते हुए जब आते हैं ना, तो उसमें ऐसे एक तत्व निकलता है बैक्टीरियोफाज, जिसमें कीटाणु लगते ही नहीं है। जब इंसान मर जाता है या फिर शुद्ध काम के लिए सबसे उपयोग किसका किया जाता है? बैक्टीरियोफाज का। किसका? बैक्टीरियोफाज बोल रहे हैं, गंगा के पानी का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना है मृदा के प्रकार। मृदा के
प्रकार। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार से। ऐसे देखेंगे तो 8 प्रकार की हो जाएंगे, लेकिन हमें 8 प्रकार नहीं पढ़ना है, 6 प्रकार काफी है। हाँ, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या है? सबसे उपजाऊ है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ पार्ट है। ये और ही लिखा है, मिस्टेक हो गया है, ये उत्तरी है। क्या है? उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है और उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। उत्तरी मैदानों में हम लोग आ जाएंगे, यूपी आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, थोड़ा सा झारखंड आ जाएगा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, थोड़ा सा एमपी आ जाएगा और हल्का उत्तराखंड आ जाएगा, और भी 1-2 राज्य हो सकते हैं। तो क्या है? ये सबसे उपजाऊ है। बंगाल आ जाएगा। हम लोग क्या है? हम लोग की जो मिट्टी है एकदम से फसल उगाने के लायक है। आगे है काली मृदा। काली मृदा, काली मृदा कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र। गोवा में भी पाया जाता है। गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, फिर उधर असम साइड में पाया जाता है। हो सकता है 1-2 राज्य और होंगे, इत्यादि लिख देते हैं, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक, ये किसके लिए सबसे अधिक कपास की खेती? महाराष्ट्र में होती है, गोवा में होती है, गुजरात, असम इत्यादि राज्यों में होती है। कपास की खेती से क्या फायदा है? काली मिट्टी ना ज्यादा दिन पानी सोख के रखती है, इसलिए क्या होता है? कपास के लिए उपयोगी होता है। अब इसके लिए ना मौसम भी वैसे होना चाहिए, ना ज्यादा धूप होना चाहिए, ना ज्यादा बारिश होना चाहिए, और मौसम सुहावना होना चाहिए। कभी मौका मिले तो गुजरात घूमने जाइए। गुजरात में जब लड़कियां ये टोपी ओपी पहन के निकलती हैं, बैकेट आगे होता है, उसमें जब तोड़ के रखती हैं तो लगता है कि भारत की कल्चर, जिसको हम लोग कभी मूवी वूवी में देखा करते थे, यहाँ पे है। और छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं पूरा यहाँ पे अच्छा से घुराला कपड़ा पहन लेती हैं, एक पगड़ी बांध लेती हैं, और पगड़ी पे 4-5 क्या बोलते हैं पानी लाने वाली जो गगरी होती है उसको रख के एक साथ जाती हैं 10-12 बच्चियाँ। कभी गुजरात घूमने जाइए। क्या है? आगे है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा, इसमें क्या होता है? कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। कम वर्षा वाले क्या होते हैं? कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। किसमें? लाल और पीली मृदा में। यहाँ पे बारिश कम होती है, जिसकी वजह से मिट्टी लाल हो जाती है। अब लाल मिट्टी में भी 2 प्रकार का होता है, एगो अकड़ा हुआ होता है थोड़ा बड़ा बड़ा, और एगो जो भूमि के आकार का होता है। फिलहाल इसमें फसलें बहुत कम होती हैं। रेड मिट्टी भारत के कई राज्यों में पाई जाती है, और लैटराइट मिट्टी भी पाई जाती है। हम इतना बाद में जान लेंगे। आगे है लैटराइट मृदा। उच्च ताप और भारी वर्षा। क्या है? उच्च ताप और भारी वर्षा होने से मिट्टी लैटराइट हो जाती है। मान लीजिए उच्च ताप, खूब धूप पड़ा और खूब बारिश हुई, तो ऊपर का जो परत है उसको बेकार कर देती है, मतलब एकदम से खत्म हो गया, उसकी जो गुणवत्ता है खराब हो जाती है। आगे है मरुस्थलीय मृदा। क्या है? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थल में क्या होता है? रेतीली और लवणीय मिट्टी पाई जाती है। सूरज का ताप एक ही बार पड़ेगा और उस प्रकाश को ऊपर फेंक देती है, मतलब सूर्य, जैसे सूर्य न अस्त होते हैं 10 मिनट बाद बैठिएगा तो बालू या फिर रेतीली मृदा या लवणीय मृदा क्या है? गर्म नहीं है। कहने का मतलब है कि मरुस्थलीय मृदा है, यहाँ पे बालू वालू निकलते हैं, रेतीली हो जाती है, और रेतीली में रेत में ऊँट को इसका जहाज बोला जाता है, रेत का। आगे है पर्वतीय मृदा, वन मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में। क्या है पर्वतीय मृदा? अभी हम लोगों ने इसको देखा है, यहाँ से पर्वत है, पर्वत से निकलने वाले आसपास में जो भारत के राज्य पड़ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे पर्वतीय मृदा पाई जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें आ जाएंगे जम्मू आ जाएगा, कश्मीर आ जाएगा, फिर से इधर हिमाचल आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, फिर से इधर से आएंगे तो सिक्किम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, असम आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, 5-7 गो राज्य आ जाएंगे, मणिपुर भी आ जाएगा, मिजोरम भी आ जाएगा, क्योंकि हिमालय यहाँ से यहाँ तक कहीं उठा है, कहीं फैला है, तो इधर तक आ जाएंगे। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय क्षेत्र में ना भूमि कृषि करने योग्य होती ही नहीं है। यहाँ के लोग तो, जब लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो इससे पैसा कमा के अपना गुजारा करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपर्दन और क्षरण, ठीक है, मृदा अपर्दन और क्षरण, लगभग आखिरी हेडिंग है। मृदा अपर्दन क्या है? मृदा अपर्दन, मिट्टी का ऊपरी परत का बहना या उड़ जाना क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन कहलाता है। अपर्दन मतलब बेकार हो जाना। मिट्टी का ऊपरी परत का बहना या उड़ जाना क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन। क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा अपर्दन मिट्टी का ऊपरी परत का बह जाना या उड़ जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। अच्छा, इसके उपाय भी तो कुछ होंगे ना। हाँ, मृदा क्षरण के उपाय हैं। क्या है? मृदा क्षरण के अनेकों उपाय हैं। पहला है वनीकरण, वनों को लगा के क्या किया जा सकता है? वनों को लगा के, पेड़ पौधों को लगा के इसको रोका जा सकता है। अधिक पेड़ पौधे लगाना हमारे लिए अधिक उपयोगी है, बहुत आवश्यक है या अधिक उपयोगी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्या करने चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़
लगाना चाहिए। हम लोग पढ़ते थे ना, कभी कभी जाइएगा आप लोग कहीं घूमने तो उस पर लिखा होगा एक वृक्ष 10 पुत्र समाना, यानी एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है। आज जनसंख्या बढ़ रही है, हम लोग चूंकि गांव वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शहरों में तो काफी दिखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए होंगे, इराक, ईरान, इजराइल, यूक्रेन, रसिया, इन सब में पता नहीं कितनी क्या है धूल उड़ती है, गैसें उड़ती हैं, गोले बारूद उड़ते हैं, लेकिन वहां पे तो हमने नहीं सुना कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। भारत में दिवाली के दिन अगर पटाखा फूट जाए ना तो भारत में तबाही मच जाता है। कहाँ पे? दिल्ली में। ना पटाखा नहीं फोड़ना है, पर्यावरण प्रदूषण हो गया। समझ में आ रहा है? किस काम के हैं आप लोग? वनीकरण करिए। अब आप भारत में यह कंडीशन हो जाए, किसी देश से लड़ाई लग जाए, यही कंडीशन है, वो मारने लगे तो भारत में तो आधा लोग लगता है ऐसे ही मर जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण नाम से, डर से, हो या ना हो, तो हम लोग के पास तो ये समस्या रही है। तो पेड़ लगाइए, सबसे जरूरी है। समूचे जुताई लिखा है, ढाल के साथ समूचे जुताई करना है। ढाल के साथ क्या करना है? समूचे जुताई करना है। जैसे मिट्टी है, अभी बताया हमने कि यहाँ से पर्वत से जो निकल रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे खेत हो गया तो क्या है? समूची जुताई। या कुछ ऐसे लोग हैं ना, यहाँ पे खेतवा को बांध के तरफ बांध के काम कर लेते हैं। अगर यहाँ पे समुंदर है तो इधर से पानी मारेगा हल्का ना, तो ऊपर जाएगा पानी इधर से, और फिर इधर से उतरते समय नमक या आदि में से जो भी बढ़िया तत्व होते हैं खेत में छनते हुए रुक जाती है पानी, और उसमें से वो लोग छान के निकाल लेते हैं। क्या होता है? ढाल के साथ जुताई, फिर उसको जोत करके अपना कृषि करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। पट्टी कृषि, फसलों के नीचे घास की पट्टियां उगाना। अच्छा, फसलों के नीचे घास की पट्टी कैसे उगाई जाएगी? मान लीजिए हमने फसल बो दिया है यहाँ पे कोई, ठीक है, हमने मान लीजिए मक्का बो दिया, यहाँ पे जौ बो दिया, यहाँ पे बाजरा बो दिया, यहाँ पे गन्ना बो दिया, आदि फसलें। तो इसके नीचे क्या करते हैं ना, ये लोग घास का भी उपयोग कर लेते हैं। घास उगाने से क्या होता है? पर्यावरण स्वस्थ सही रहता है और मिट्टी भी सही रहती है, ना कटाव होता है ना कुछ होता है, उसका जो भी तत्व है अच्छे से बंधे रहते हैं, पशुचारण के भी काम में आ जाता है। आगे का है रक्षक मेखला, पेड़ों को कतार में लगाकर हवा की गति को कम करना। क्या कर दिया जाता है? पेड़ों को कतार में लगा देने से हवा की गति कम हो जाती है, यानी पेड़ हमारे लिए हवा को भी रोकने का काम करता है, जैसे हिमालय हमारा प्रहरी का काम करता है। शायद हिमालय नहीं होता तो आज हम लोग जो पहने हैं नहीं पहनते, हालत खराब हो। तो हम लोग के लिए पश्मीना ऊन का जो कपड़ा आता है उस टाइप का चाहिए था, या फिर ऑस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ता। तो क्या है? रक्षक मेखला का काम कौन करेगा? एकदम से इसकी रक्षा करने के लिए पेड़ों को कतार में लगाइए, हवा की गति कम हो जाएगी। क्या करेंगे? पेड़ों को कतार में लगा देंगे तो हवा की गति कम हो जाएगी और हमारी फसलें बची रहेंगी। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग को ये वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। कभी इसका हम लोग जितना समय लगाते हैं उसके बारे में भी दिखाएंगे। अभी के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।